किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करना काफ़ी नहीं होता। उस देश का पूरा इतिहास मिटाना पड़ता है, उसकी कल्चर को तोड़ना पड़ता है, उसके लोगों को उनकी रूट से अलग करना पड़ता है। और एग्जैक्टली यही हुआ था चीन में। कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान जब माओ जेडोंग और सीसीपी ने डिसाइड किया कि चीन का पुराना कल्चर ही एनिमी है। 1966 के बाद चीन सिर्फ पॉलिटिकल केओस में नहीं था, अब अटैक डायरेक्टली चीनी सिविलाइजेशन पर होने वाला था। हजारों साल पुरानी ट्रेडिशंस, टेम्पल्स, रिलीजियस सिंबल्स, बुक्स, आर्ट, फैमिली वैल्यूज सबको टारगेट बनाया गया। सीसीपी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, डिस्ट्रॉय द फोर ओल्ड्स। ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड आइडियाज। नाम रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन रियलिटी में ये एक कल्चरल डिस्ट्रक्शन कैंपेन था। रेड गार्ड्स को बोला गया जो भी पुराना है उसे निस्तेनाबूद कर दो। और फिर शुरू हुआ डिस्ट्रक्शन। बुद्धिस्ट टेम्पल्स पर अटैक हुए, एंशिएंट स्टैचूज को तोड़ दिया गया, रिलीजियस पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी गई, मॉन्क्स को इंसल्ट किया गया और ट्रेडिशनल श्राइन्स पूरी तरह से तोड़ दिए गए। देखते ही देखते चीन की हजारों साल पुरानी हेरिटेज को बैकवर्ड बोलकर मिटाया जा रहा था। सीसीपी को रिलीजन से प्रॉब्लम थी, क्योंकि रिलीजन स्टेट से ऊपर मोरल अथॉरिटी क्रिएट करता है और डिक्टेटरशिप्स को कोई कंपटीशन पसंद नहीं होता। अथॉरिटेरियन सिस्टम्स चाहते हैं कि लोग सिर्फ स्टेट को फॉलो करें, सिर्फ पार्टी को माने और सिर्फ लीडर को वर्शिप करें। इतिहास भी टारगेट बना। लाइब्रेरीज को लूट लिया गया, एंशिएंट बुक्स को पूरी तरह से जला दिया गया, ट्रेडिशनल लिटरेचर को रिएक्शनरी डिक्लेयर कर दिया गया, कॉन्फ्यूशियस जैसे फिलोसफर्स को एनिमी बताया गया। कॉन्फ्यूशियस की टीचिंग्स सेंचुरीज तक चीनी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनी रही, लेकिन कल्चरल रिवॉल्यूशन में उन्हें बैकवर्ड और एंटी कम्युनिस्ट लेबल कर दिया गया। स्टूडेंट्स घर घर जाकर बुक्स चेक करते थे। अगर किसी के पास कोई गलत बुक मिल जाती तो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता। सोचो, एक देश जहां किताब रखना भी क्राइम बन जाए। ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं थी, ये थॉट को कंट्रोल करना था। सीसीपी समझ चुकी थी कि अगर लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे तो प्रोपोगेंडा वीक पड़ जाएगा। इसलिए इतिहास को ही रीराइट कर दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति ने सिर्फ पब्लिक लाइफ को नहीं, फैमिली स्ट्रक्चर को भी डैमेज किया। ट्रेडिशनल रेस्पेक्ट सिस्टम ब्रेक कर दिया गया। पेरेंट्स को सस्पिशियस बताया गया, बच्चों को एनकरेज किया गया कि अगर फैमिली में कोई एंटी रिवॉल्यूशनरी हो तो उन्हें रिपोर्ट करो। जरा सोचिए, एक सिस्टम जहां पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फैमिली से भी ऊपर हो जाए, जहां लॉयल्टी टू माओ इज ग्रेटर देन लॉयल्टी टू पेरेंट्स। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये सोशल इंजीनियरिंग थी। ऐसे सोसाइटी क्रिएट करना जहां इंडिविजुअल्स आइसोलेटेड हो जाए और कंप्लीटली स्टेट पर डिपेंड करें। चीनी आर्ट भी चेंज कर दिया गया। मूवीज, म्यूजिक, थिएटर सब प्रोपोगेंडा टूल्स बन गए। हर जगह सेम मैसेज, माओ इज ग्रेट, कम्युनिस्ट पार्टी इज सुप्रीम, इंडिपेंडेंट क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। आर्टिस्ट को फोर्स किया जाता था कि वो स्टेट अप्रूव्ड कंटेंट बनाए। जो मना करता था वो सीधा एनिमी घोषित कर दिया जाता था। डिक्टेटरशिप्स को फ्री आर्ट डेंजरस लगता था, क्योंकि आर्ट इमोशंस और क्वेश्चंस दोनों क्रिएट करता है और अथॉरिटेरियन सिस्टम्स क्वेश्चन से डरते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन ने चीन को इमोशनली भी कंट्रोल करने की कोशिश की। हिस्ट्री इरेज करना डिक्टेटरशिप्स का कॉमन वेपन होता है, क्योंकि जब लोग अपना पास्ट भूल जाते हैं तब उन्हें मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन का मैसेज क्लियर था, पास्ट को भूल जाओ, सिर्फ रिवॉल्यूशन याद रखो, सिर्फ माओ को फॉलो करो। और जब एक स्टेट डिसाइड करने लगे कि लोग क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या मानेंगे, तो फ्रीडम ऑफिशियली खत्म हो चुकी होती है। सबसे बड़ा लॉस सिर्फ बिल्डिंग्स या बुक्स का नहीं था, सबसे बड़ा लॉस था आइडेंटिटी का। करोड़ों चीनी लोग अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो गए थे। एंशिएंट नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गया, कल्चरल कॉन्फिडेंस टूट गया और इसका इफेक्ट चीन ने दशकों तक फील किया। आज भी सीसीपी ओपनली कल्चरल रिवॉल्यूशन पर डिस्कशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को हिस्टोरिकल ट्रूथ अनकंफर्टेबल लगता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कल्चरल रिवॉल्यूशन का सबसे डार्क फेज, पब्लिक टॉर्चर, प्रिजन कैंप्स, फोर्स कन्फेशन और कैसे ऑर्डिनरी चाइनीज सिटीजन्स डर के साए में जीने लगे। ये रिवॉल्यूशन
कल्चरल डिस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन में तब्दील हो चुका था।